साल है 1940 का और शहर है न्यूयॉर्क। लेकिन ये वो न्यूयॉर्क नहीं है जिसे हम फिल्मों में देखते हैं। यहाँ की रोड और गलियों में कचरा बिखरा है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और पूरी दुनिया में डर का माहौल है। डर इस बात का है कि अमेरिका और रूस के बीच कभी भी एटम युद्ध शुरू हो सकता है। हर जगह दंगे हो रहे हैं और लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। इसी माहौल के बीच हम एक बहुत ऊंची और आलीशान बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। वहाँ एक कमरा है जहाँ टीवी चल रहा है। उस कमरे में एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी बैठा है जिसका नाम है एडवर्ड ब्लैक। ब्लैक कोई आम आदमी नहीं था, उसे दुनिया कॉमेडियन के नाम से जानती थी। वह एक ऐसा सुपर हीरो था जिसने सालों तक सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक और गंदे काम किए थे। वह चुपचाप बैठा शराब पी रहा है और टीवी पर जंग की खबरें देख रहा है। अचानक उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है। एक साया अंदर आता है। ब्लैक को समझ आ जाता है कि उसकी मौत उसे तलाशते हुए आ गई है। वह हमलावर इतना ताकतवर है कि ब्लैक जैसा पुराना शिकारी भी उसके सामने कमजोर हो जाता है। दोनों के बीच एक भयानक फाइट शुरू होती है। मुक्के चलते हैं, कांच टूटा है और पूरे कमरे में खून की बूंदें बिखर जाती हैं। वह हमलावर ब्लैक को उठाकर दीवार पर पटकता है और अंत में उसे उठाकर विंडो से नीचे फेंक देता है। कई मंजिल ऊपर से गिरते हुए ब्लैक की मौत हो जाती है। जब उसकी लाश रोड पर गिरती है तो उसके सीने पर लगा वो छोटा सा स्माइली फेस वाला बिल्ला खून से सन जाता है। अगली सुबह दो जासूस वहाँ आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये किसी चोर का काम है, लेकिन तभी वहाँ रोरशैक की एंट्री होती है। रोरशैक का नकाब सफेद है और उस पर काले धब्बे अपनी जगह बदल रहे हैं। रोरशैक उस कमरे की तलाशी लेता है और उसे एक गुप्त दराज मिलती है। वहाँ उसे ब्लैक की पुरानी ड्रेस और हथियार मिलते हैं। रोरशैक समझ जाता है कि ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि किसी ने चुन चुनकर अपनी सुपर हीरो को मारा है। रोरशैक अपनी डायरी में लिखता है कि शहर की गलियों में आज एक कुत्ता मरा है। उसे यकीन है कि कोई हीरो किलर घूम रहा है। रोरशैक सबसे पहले अपने पुराने साथी डैन ड्रीबर्ग के पास जाता है। डैन कभी नाइट ऑल हुआ करता था, लेकिन अब वह एक थका हुआ आदमी है। वह अपने बेसमेंट में पुरानी यादों के सहारे जी रहा है। रोरशैक उसे बताता है कि कॉमेडियन मारा जा चुका है। डैन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वह डर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि कॉमेडियन को कोई नहीं मार सकता। रोरशैक उसे चेतावनी देता है कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। यहाँ हम डैन के घर की वो उदासी देखते हैं जहाँ उसकी पुरानी वर्दी और उसका जहाज धूल खा रहे हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक वक्त के पावरफुल हीरो अब आम इंसान बनकर गुमनामी में खो गए हैं। इसके बाद रोरशैक जाता है एड्रियन वेट के पास। एड्रियन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है। उसने अपनी हीरो वाली जिंदगी त्याग कर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। वह अरबों का मालिक है। जब रोरशैक उसे कत्ल के बारे में बताता है तो एड्रियन बहुत शांत रहता है। वह कहता है कि कॉमेडियन के बहुत दुश्मन थे, किसी ने बदला ले लिया होगा। रोरशैक को एड्रियन की ये शांति अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर मैनहट्टन को। वह एक नीला चमकता हुआ शक्तिशाली जीव है जिसके पास भगवान जैसी शक्तियां हैं। उसके साथ लॉरी यानी सिल्क स्पेक्टर रहती है। रोरशैक उन्हें भी सावधान करता है। डॉक्टर मैनहट्टन को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह समय को अलग तरीके से देखता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक टेलीविजन को जिसपे डॉक्टर मैनहट्टन एक लाइव इंटरव्यू देने आए हैं। पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हैं क्योंकि वे अमेरिका के सबसे ताकतवर रक्षक और दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, रिपोर्टर्स डॉक्टर मैनहट्टन से उनके विज्ञान और उनकी शक्तियों के बारे में सवाल पूछने के बजाय उन पर बहुत ही भयानक आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। एक रिपोर्टर तैनात होकर पूछता बोलता है, डॉक्टर मैनहट्टन के साथ सालों तक काम करने वाले वैज्ञानिकों और उनके करीबी दोस्तों को कैंसर हो गया है। यहाँ तक कि उनकी पुरानी प्रेमिका जेनी स्लेटर भी कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और मर रही है। स्टूडियो में शोर मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन एक मसीहा नहीं बल्कि एक चलता फिरता कैंसर है। डॉक्टर मैनहट्टन जो समय को देख सकते हैं और एटम हमले को भी रोक सकता है। मैनहट्टन इस इंसानी नफरत और चीख पुकार के सामने बेबस नजर आते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उन्होंने इंसानों के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन ये इंसान उन्हें एक बीमारी समझ रहे हैं। वे इतने दुखी और गुस्से में आ जाते हैं कि कैमरे के सामने ही चिल्लाता है और अचानक वहाँ से गायब होकर सीधे मंगल ग्रह पर चला जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन का धरती से जाना कोई छोटी बात नहीं थी। जैसे ही यह खबर रूस को पता चलती है, पूरी दुनिया का नक्शा बदलने लगता है। अब अमेरिका के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा था। रूस को लगता है कि अमेरिका अब कमजोर हो चुका है और वह कभी भी एटम हमला कर सकता है। पूरी दुनिया में कयामत की घड़ी की सुई आधी रात के और करीब पहुंच जाती है। इसी बीच साजिश का अगला निशाना बनता है एड्रियन वेट। एड्रियन अपनी कंपनी के दफ्तर में बैठा होता है। तभी एक सफाई कर्मचारी के भेष में आया एक हमलावर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एड्रियन, जो दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला इंसान है, अपनी फुर्ती से गोलियों को चकमा देता है और हमलावर को दबोच लेता है। लेकिन वह हमलावर एक जहरीला कैप्सूल खाकर अपनी जान दे देता है। जब ये बात रोरशैक को पता चलती है तो रोरशैक अब और भी पागलपन के साथ सबूत ढूंढने लगा है। वह एक पुराने विलेन मोलोक के घर पहुंचता है जिसे कॉमेडियन के जनाजे पर छिपकर रोते हुए देखा गया था। मोलोक रोरशैक को बताता है कि कॉमेडियन
कॉमेडियन मरने से पहले उसके पास आया था। वह बहुत डरा हुआ था और कह रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कॉमेडियन कह रहा था कि ये दुनिया एक बहुत भद्दा मजाक कर रही है। रोरशैक को लगता है कि मोलोक और भी बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब वह अगली रात वापस आता है तो उसे मोलोक की लाश मिलती है। तभी बाहर पुलिस की कारों का सायरन सुनाई देता है। तब रोरशैक को समझ आता है कि उसे फंसाया गया है। वह पुलिस से बचने के लिए विंडो से कूदता है, लेकिन नीचे सैकड़ों पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। रोरशैक पुलिस से बहादुरी से फाइट करता है। वह अपने नकाब को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह पुलिस से बच नहीं पाता। पुलिस रोरशैक का मास्क बहुत बेरहमी से उतार देते हैं। जेल के अंदर रोरशैक का सामना उन अपराधियों से होता है जिन्हें उसने खुद घसीट कर अंदर डाला था। जेल का माफिया उसे धमकी देता है, लेकिन रोरशैक खौलता हुआ तेल उस पर फेंक कर सबको दिखा देता है कि वह जेल में डरेगा नहीं। वह कहता है, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ बंद नहीं हूँ, तुम सब मेरे साथ यहाँ बंद हो। हम देखते हैं कि डैन और सिल्क स्पेक्टर को जिन्हें एहसास होता है कि रोरशैक सही कह रहा था। डॉक्टर मैनहट्टन चले गए। रोरशैक जेल में है और अब दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। डैन अपनी पुरानी धूल जम चुकी वर्दी को फिर से पहनता है और तय करता है कि उसे रोरशैक को जेल से आजाद कराना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी पुलिस फोर्स से क्यों न मुकाबला करना हो। जेल का एक बहुत खतरनाक माफिया जिसे बिग फिगर कहा जाता है, वह रोरशैक को मारने की कसम खा चुका है, लेकिन रोरशैक को इसकी कोई परवाह नहीं है। जेल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सीन है जहाँ रोरशैक का मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन होता है। एक डॉक्टर उससे उसके बचपन के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोरशैक इतना कठोर क्यों बना। उसकी माँ एक वैश्या थी जो उसे हमेशा बोझ समझती थी। बचपन में उसे सबने बहुत पीटा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रोरशैक डॉक्टर को बताता है कि उसका मन तब बदला जब उसने एक छोटी बच्ची के किडनैपिंग केस की जांच की थी। जब उसने देखा कि कातिल ने उस बच्ची को मारकर कुत्तों को खिला दिया है, तो रोरशैक के अंदर का इंसान मर गया। उसने उस कातिल को जिंदा जला दिया और उसी दिन से उसने अपना नकाब पहनना शुरू किया। रोरशैक कहता है कि भगवान इस दुनिया को नहीं देख रहा, हम ही हैं जो इस गंदगी को साफ करेंगे। तभी शहर में कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान करते हैं। डैन और लॉरी अपनी पुरानी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और उन गुंडों को बुरी तरह पीटते हैं। सालों बाद उन्हें फिर से सुपर हीरो होना महसूस होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वे घर पर बैठकर दुनिया को तबाह होते नहीं देख सकते। वह अपना पुराना धूल चढ़ा हुआ ऑल शिप बाहर निकालता है। ये जहाज तकनीक का एक अजूबा है जिसमें लेजर गन्स और कई तरह के गैजेट्स लगे हैं। डैन और लॉरी अपनी पुरानी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और रात के अंधेरे में जेल की ओर उड्डान भरते हैं। उसी वक्त जेल के अंदर कैदियों ने गार्ड्स को काबू में कर लिया था और वे सब रोरशैक के सेल की तरफ बढ़ रहे थे। रोरशैक अपने सेल में चुपचाप इंतजार कर रहा था। जैसे ही कैदी उसके पास पहुंचते हैं, रोरशैक अपनी फुर्ती और क्रूरता से उन्हें धूल चटा देता है। तभी डैन और लॉरी का जहाज जेल की छत पर लैंड करता है। धुआं फैलता है, गोलियां चलती हैं। रोरशैक को जेल से निकालते वक्त एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। रोरशैक अपना नकाब वापस मांगता है। जैसे ही वह अपना नकाब पहनता है, उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। वे तीनों मिलकर जेल की पूरी पुलिस फोर्स और कैदियों फाइट करते हुए वहां से निकल भागते हैं। आजाद होने के बाद रोरशैक सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां उसने अपनी डायरी और कुछ सीक्रेट फाइल्स छिपाई थी। अब ये तीनों एक टीम बन चुके थे। उन्हें पता था कि एडवर्ड ब्लैक की मौत और डॉक्टर मैनहट्टन का गायब होना, इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। रोरशैक को एक सुराग मिलता है जो पिरामिड डिलीवर नाम की एक कंपनी से जुड़ा था। जब वे इस कंपनी की फाइलों को खंगालते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि उनके ही दोस्त एड्रियन वेट ओजिमांडियस की है। आखिर में रोरशैक और डैन को यकीन हो जाता है कि एड्रियन ही वो शख्स है जो सबको एक एक करके रास्ते से हटा रहा है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान अपने ही साथियों को क्यों मारेगा? रोरशैक और डैन तय करते हैं कि वे अंटार्कटिका जाएंगे, जहां एड्रियन का गुप्त ठिकाना है। रोरशैक और डैन आर्ची में सवार होकर दुनिया के इस सबसे सुनसान कोने की तरफ बरछ रहे हैं। बाहर भयानक बर्फीला तूफान चल रहा है। जहाज के अंदर डैन बहुत परेशान है। तभी तूफान इतना घातक हो जाता है कि उनका जहाज अनियंत्रित होकर बर्फ के टीलों से टकरा जाता है। डैन और रोरशैक किसी तरह अपनी जान बचाकर मलबे से बाहर निकलते हैं और पैदल ही एड्रियन के गुप्त महल करनाक की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर डॉक्टर मैनहट्टन और लॉरी के बीच एक बहुत ही भावुक और लंबी बातचीत चल रही है। लॉरी डॉक्टर मैनहट्टन को मनाने की कोशिश कर रही है कि वे धरती पर वापस चलें और इंसानियत को बचाएं, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन का कहना है कि दुनिया का अंत होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे किसी तारे का टूटना। वे लॉरी को उसकी जिंदगी का एक सच दिखाते हैं जो उसने भुला दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस कॉमेडियन से लॉरी नफरत करती थी, असल में वही उसका असली पिता था। ये जानकर लॉरी टूट जाती है। अब कहानी वापस अंटार्कटिका पहुँचती है। डैन और रोरशैक एड्रियन के महल के अंदर दाखिल होते हैं। यह जगह अंदर से किसी जन्नत से कम नहीं थी, जहाँ बहुत सारे टीवी स्क्रीन लगी हैं और दुनिया भर की खबरों पर नजर रखी जा रही है। एड्रियन वहाँ बहुत आराम से बैठा है। वह इन दोनों को देखकर हैरान नहीं होता बल्कि उनका स्वागत करता है। डैन चिल्लाकर
आकर उससे पूछता है कि क्या उसने कॉमेडियन को मारा, क्या उसने डॉक्टर मैनहट्टन को बदनाम किया। एड्रियन बहुत शांति से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मैंने ही ये सब किया। वह बताता है कि कॉमेडियन ने गलती से उसके एक सीक्रेट टापू का पता लगा लिया था, जहां एड्रियन के वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। एड्रियन ने खुद अपने हाथों से कॉमेडियन को विंडो से बाहर फेंका था। वह कहता है कि उसे अपने दोस्तों को रास्ते से हटाने का दुख है, लेकिन ये मेरे मकसद के लिए जरूरी था। डैन और रोरशैक गुस्से में पागल हो जाते हैं। वे एड्रियन पर एक साथ हमला करते हैं। एड्रियन वेड सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, वह फाइट में भी एक मशीन की तरह है। वह रोरशैक के घूंसों को ऐसे हवा में रोक लेता है जैसे वो किसी बच्चे के हाथ हों। वह डैन को उठाकर दीवार पर पटक देता है। वह इन दोनों को अधमरा कर देता है और फिर अपना असली प्लान समझाता है। एड्रियन बताता है कि रूस और अमेरिका के बीच एटम युद्ध बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अगर युद्ध हुआ तो पूरी धरती राख बन जाएगी। एड्रियन का कहना है कि उसने दुनिया के सबसे डेवलप शहरों जैसे न्यूयॉर्क, मॉस्को में डॉक्टर मैनहट्टन की ऊर्जा से बने बम फिट कर दिए हैं। जब ये बम फटेंगे तो सबको लगेगा कि डॉक्टर मैनहट्टन ने इंसानों पर हमला किया है। पूरी दुनिया डर जाएगी और इस एक झूठे दुश्मन डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ रूस और अमेरिका हाथ मिला लेंगे। इस तरह करोड़ों लोग मरेंगे जरूर, लेकिन अरबों लोगों की जान बच जाएगी और दुनिया में शांति आ जाएगी। डैन चिल्लाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, हम तुम्हें अब भी रोकेंगे। तभी एड्रियन अपनी वॉच की तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, डैन, मैं कोई कॉमिक बुक का विलन नहीं हूँ कि अपना प्लान पूरा करने से पहले तुम्हें सब समझाऊंगा और तुम मुझे रोक लोगे। मैंने ये बॉम्ब 35 मिनट पहले ही ब्लास्ट कर दिया है। उसी वक्त महल की सारी टीवी स्क्रीन्स पर खबरें आने लगती हैं। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक बहुत खतरनाक नीला धमाका हुआ है। करोड़ों लोग एक सेकंड के अंदर भाप बनकर गायब हो गए हैं। गलियों में सिर्फ राख और सन्नाटा बचा है। एड्रियन का खौफनाक प्लान कामयाब हो चुका था। रोरशैक और डैन सन्न रह जाते हैं। तभी एड्रियन के महल में डॉक्टर मैनहट्टन और लॉरी प्रकट होते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन को तुरंत सब समझ आ जाता है। वे एड्रियन को खत्म करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन एड्रियन उन्हें टीवी की खबरें दिखाता है। रूस और अमेरिका ने युद्ध रोक दिया है और वे अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एड्रियन कहता है कि उसने शांति कायम कर दी है। अब फैसला डॉक्टर मैनहट्टन के हाथ में था। क्या वे एक कातिल को सजा देंगे और दुनिया की इस नई शांति को फिर से युद्ध में बदल देंगे, या वे इस झूठ को ही सच बने रहने देंगे? एड्रियन के सामने डॉक्टर मैनहट्टन, डैन, लॉरी और रोरशैक थे। एड्रियन ने अपनी वो खूनी शांति दुनिया पर थोप दी थी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा था कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जिस एटम युद्ध से दुनिया दशकों से डर रही थी वो एक पल में टल गया था, लेकिन इसकी कीमत थी न्यूयॉर्क की तबाही। एड्रियन बहुत गर्व से डॉक्टर मैनहट्टन की ओर देखता है और पूछता है, क्या मैंने सही नहीं किया? क्या अंत में सब ठीक नहीं हो गया? यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं, एड्रियन, अंत कभी नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता। मैनहट्टन जानते थे कि इंसान का स्वभाव नहीं बदलेगा, लेकिन अभी के लिए एक बहुत खतरनाक धर्म संकट सबके सामने था। अगर ये लोग दुनिया को बता देते कि ये धमाके एड्रियन ने किए हैं, तो जो शांति अभी बनी है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। लोग फिर से आपस में कटने मरने लगेंगे। डैन और लॉरी बेबस थे। वे जानते थे कि एड्रियन एक राक्षस है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि सच बोलने का मतलब है पूरी दुनिया का विनाश। वे दोनों चुप रहने का फैसला करते हैं। वे इस तीखे सच के घूंट को पी लेते हैं कि उन्हें एक कातिल के साथ समझौता करना होगा। लेकिन वहाँ एक शख्स ऐसा था जिसके डिक्शनरी में समझौता नाम का कोई शब्द ही नहीं था। वो था रोरशैक। रोरशैक का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो कहता है, उसके लिए सच का मतलब सिर्फ सच है, चाहे उसके लिए पूरी कायनात जलकर राख क्यों ना हो जाए, लेकिन दुनिया को सच पता चलना चाहिए। रोरशैक उस महल से बाहर बर्फीले तूफान में निकल जाता है। वह अपने जहाज की तरफ भागता है ताकि दुनिया को जाकर बता सके कि उनका मसीहा एड्रियन असल में एक हत्यारा है। डॉक्टर मैनहट्टन उसे रोकने के लिए बाहर आते हैं। बर्फ की सफेद चादर पर नीले रंग का वो भगवान और काले सफेद नकाब वाला वो जिद्दी इंसान आमने सामने मौजूद थे। रोरशैक कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि नफरत से। वह जानता था कि वह डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं हरा सकता। वह अपना नकाब उतार फेंकता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर चिल्लाता है, तो फिर मुझे मार दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सच बोलता रहूंगा। डॉक्टर मैनहट्टन को पता था कि रोरशैक को जिंदा छोड़ने का मतलब है दुनिया का अंत। वे अपना हाथ उठाते हैं और एक झटके में रोरशैक के शरीर के हजारों टुकड़े कर देते हैं। रोरशैक का खून बर्फ पर बिखर जाता है। एक ऐसा हीरो जिसने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, उसे उसी के साथियों ने मार दिया ताकि एक झूठ जिंदा रह सके। डैन अंदर से भागता हुआ आता है और रोरशैक का खून बर्फ पर देखकर जोर से चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन अपने महल में अकेला रह गया है। उसे अपनी जीत तो मिल गई, लेकिन उसने अपने सारे दोस्त खो दिए। डॉक्टर मैनहट्टन लॉरी से आखिरी बार मिलते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें इस गैलेक्सी में दिलचस्पी नहीं रही। वे हमेशा के लिए धरती को त्याग कर किसी दूसरी आकाश गंगा में जा रहे हैं, जहां शायद वे नई जिंदगी बना सकें। दृश्य बदलता है और हम वापस न्यूयॉर्क की गलियों पर आते हैं। तबाही के बाद अब वहां शांति है, लेकिन ये वो शांति है जो कब्रिस्तान में होती है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी इस एकता के पीछे कितना भद्दा झूठ छिपा है। डैन और लॉरी अपनी पहचान बदलकर एक आम इंसान की तरह जीने का फैसला करते हैं। इस कहानी में हमें ये दिखाया
दिखाया जाता है कि सच्चाई के सामने ताकतवर आदमी की ही जीत होती है और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है।